मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर निवेश के लिए विदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को लुभाने जापान और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री सीनियर अधिकारियों के साथ 28 जनवरी को जापान के लिए रवाना होंगे। वे 4 दिनों तक जापान में रहकर ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, प्रोसेस्ड फूड आदि कई सेक्टर से जुड़े उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताएंगे। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। विदेश रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री निवेशकों से चर्चा करने पुणे और नई दिल्ली भी जाने वाले हैं। पुणे में इंफोसिस, TCS, IBM और विप्रो जैसे बड़े IT कंपनियों के अलावा टाटा मोटर्स, भारत फूड्स जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही है। इनके सामने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। इससे पहले 16 जनवरी को शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसमें खनिज संसाधनों से भरपूर निवेश की संभावनाएं हैं। यहाँ सोहागपुर में कोल फील्ड और सिंगरौली में ऊर्जा का हब है। इसके अलावा ये धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ अमरकंटक, नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटन की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शहडोल की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों में भी जुटे हैं। सरकार के गठन के साथ सभी संभाग केंद्रों पर हमने लगातार इन्वेस्टर समिट करते हुए राज्य में औद्योगिकरण को एक नई गति देने का प्रयास किया। MSME, हैवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग, कृषि क्षेत्र, IT का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में यहाँ की क्षमताओं का, युवा प्रतिभा का, अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए या अपनी क्षमता के बलबूते पर किसी के साथ जुड़ करके वो अपना स्वयं इस वर्तमान के दौर में अपना व्यवसाय से जुड़े, इसलिए औद्योगिकरण को हमने गति दी है। 16 जनवरी को शहडोल संभाग की हमारी 60वीं इन्वेस्टर समिट होगी। विंध्य के क्षेत्र में एक नई पहचान देगी और मध्य प्रदेश सब बहुत तेज गति से बढ़ने वाला औद्योगिक क्षेत्र में एक राज्य हो गया है। लगभग 4 लाख करोड़ के अभी तक के निवेश हमको अपनी 6 इन्वेस्टर समिट से मिले हैं, जिसमें 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नर्मदापुरम, रीवा, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में रीजनल समिट हो चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देश की प्रमुख महानगरों में उद्योगपतियों से राउंड टेबल मीटिंग कर चुके हैं। निवेश के लिए उन्होंने जर्मनी और UK की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर काफी उत्साह दिखाया था। अब तक हुए 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इंटरैक्टिव सेशन और यूरोप के दौरे से 4 लाख करोड़ के निवेश, 3 लाख लोगों को रोजगार का दावा सरकार कर रही है। अब सरकार को जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा निवेश मिलने की उम्मीद है। तो वहीं विपक्ष अब तक हुए निवेशक सम्मेलनों पर ही सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में पहले से स्थापित उद्योग ही बंद होने के कगार पर हैं और मुख्यमंत्री विदेश की तफरी कर दिन में सपने दिखा रहे हैं। विपक्ष भाजपा सरकार में अब तक हुए निवेशक सम्मेलनों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहा है। भाजपा की इस सरकार को ये बताना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जर्मनी गए थे, UK गए थे, वहाँ से कौन कौन सी कंपनियां आई हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके, ये चीज सामने आना चाहिए। नर्मदापुरम का जो रीजनल एनक्लेव हुआ है उसमें तो हरदा की कंपनी वालों से कहा है कि तुम अपना एक्सटेंशन कर लो, विस्तार कर लो, तो उसी को इन्वेस्टमेंट मान लेंगे। घूमने की दृष्टि से अगर आप जा रहे हैं खूब घूमिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर अगर जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आते दिखना चाहिए। मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है क्या इन्वेस्टमेंट? आज मंडीदीप में आधी फैक्ट्रियां बंद है, गोविंदपुरा में आधी फैक्ट्रियां बंद है, पीतमपुर में फैक्ट्रियां बंद हो रही है, मालनपुर खत्म हो चुका है। इनको जिंदा करने के लिए क्या योजना है सरकार? केवल नारे सुन के क्या विदेश से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार कई मोर्चों पर पिछली सरकारों से हटकर काम कर रही है। क्षेत्रीय स्तर पर निवेशक सम्मेलन और प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों की खोज इन्हीं में से एक है। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव PM मोदी के विकसित भारत के संकल्प में मध्य प्रदेश को भागीदार बनाकर विकास के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश में जुटे हैं। प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाने की कोशिश उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। देखना ये है कि वो अपने संकल्प में कितना कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीए एजेंडा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। लोकल टू ग्लोबल निवेश, जी हां, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार निवेश और उद्योग के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए उन्होंने नवाचार किया, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का। अलग अलग जगहों पर कॉन्क्लेव्स किए जिसमें निवेश हुए, एमओयू साइन हुए और कई हजार करोड़ रोजगार का दावा सरकार कर रही है। कुछ दिन पहले ही विदेश दौरे पर गए थे। 2025 को तो इसी के नाम कर दिया गया है निवेश वर्ष, उद्योग वर्ष, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और उसके पहले एक बार फिर विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। वहां पर निवेशकों को लुभाने की अलग अलग सेक्टर्स में कोशिश की जाएगी, लेकिन विपक्ष फिर इस पर सवाल उठा रहा है कि सिर्फ आप तफरी करने जा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। चर्चा आज इसी पर करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है राजधानी भोपाल में, उसको लेकर सरकार की तैयारी और जो दावे निवेश और उद्योग को लेकर कर रही है सरकार और उस पर विपक्ष के सवाल। उसके पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। लोकल टू ग्लोबल निवेश कितना बदलेगा मध्य प्रदेश। अब तक 4 लाख करोड़ के निवेश करार कितने धरातल में उतार पाएगी सरकार। दूसरी सरकारों से कितनी अलग है डॉक्टर मोहन सरकार की निवेश नीति। मैग्निफिसेंट एमपी वाली कांग्रेस को क्यों नहीं इन्वेस्ट मध्य प्रदेश नीति पर भरोसा। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरह से सरकार बनी मध्य प्रदेश में बीजेपी के, फिर से उसके बाद से ही निवेश या उद्योग स्थापित करने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। नवाचार किया गया, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कई जगहों पर कॉन्क्लेव्स किए गए, निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई। उसमें सरकार का दावा है कि कई हजार करोड़ के निवेश हुए हैं। फिर विदेश दौरे पर भी गए, इस साल को उसी के नाम कर दिया गया। एक बार फिर वो विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। लोकल टू ग्लोबल निवेश से कितना मध्य प्रदेश बदलेगा। देखिए, एक मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से और खनिज संपदा से भरपूर राज्य है और हमें मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते सरकार के इस कदम की प्रशंसा करनी चाहिए। और सबसे अच्छी इस बात की इस सरकार की जो बात मुझे लगी है वो ये है कि इसको संभागी जो एक ग्लोबल समिट होती थी, इन्वेस्टर समिट होती थी, उद्योगपति बुलाए जाते थे। भले ही हमारी खनिज संपदा बुंदेलखंड में हो, बघेलखंड में हो, शहडोल में हो, लेकिन जो उद्योगपति आता था वो इंदौर की 5 स्टार होटलों में बैठता था, बात करता था और चला जाता था। लेकिन अब यदि हमारे पास जल संसाधन बहुत ज़्यादा है, नर्मदा नदी का किनारा है, तो होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में इन्वेस्टर्स मीट हो रही है। बिल्कुल, आप देखिए कि आप यहाँ पर बांधवगढ़ है और कान्हा है, उस जगह शहडोल में एक दिन बाद उद्योगपति बुलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर्यटन की संभावना है। हमारा स्टेट टाइगर स्टेट है, देश में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर जब आदमी आएगा, जिसको निवेश करना है, वो वहाँ खुद स्वयं वहाँ पर देखेगा, वहाँ के प्राकृतिक छटा देखेगा, संसाधन देखेगा, तो वो ये जरूर विचार करेगा कि मध्य प्रदेश में उसको निवेश करना चाहिए। और ठीक यही बात अब जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी वो भोपाल में होगी। कई सरकारें रहीं पिछले 20-25 सालों में, लेकिन भोपाल में इस तरह की कोई मीट नहीं हुई। एक राजधानी होने के बावजूद बहुत सारे लोग भोपाल को गेस्ट त्रासदी के कारण या बड़े तालाब के कारण जानते रहे। अब मुझे लगता है कि मोहन यादव सरकार ने जो फैसला किया है कि हम भोपाल में बड़ी होटलें हैं, रुकने की ज़्यादा स्थान है, अच्छा कन्वेंशन सेंटर है, तो मुझे लगता है कि जब यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे और भोपाल को या मध्य प्रदेश को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को फ़ायदा होगा, मध्य प्रदेश के लोगों को फ़ायदा होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिर मुख्यमंत्री अभी 2 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं और जब वो वहाँ से लौट कर आएंगे, तो जैसे अभी गए थे वो जर्मनी और इंग्लैंड गए थे, तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ी कंपनी है फिलिप्स है और कई कंपनियों से वो मिले। तो इस तरह इसके नतीजे एक दिन में नहीं आते, हमें अपनी बात करना पड़ती है। जब निकटतम भविष्य में हम देखेंगे कि कंपनियां आएंगी, निवेश होगा और जब धरातल पर चीजें आएंगी तो मध्य प्रदेश को इसका फायदा होगा।
बिल्कुल, धरातल पर चीजें आएंगी तो इसका फायदा मध्य प्रदेश को जरूर होगा। इससे सीधे तौर पर जितेंद्र जी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ भी मध्य प्रदेश के लिए नहीं हो रहा है, या सरकार सिर्फ, जैसा कि विपक्ष का कहना है, कि सिर्फ तफरी करने के लिए विदेश जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है राजधानी भोपाल में फरवरी में, उसी की तैयारी है ये सरकार की। प्रशिता, निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रयागवार जी ने एक आशा की किरण जगाई है इस सरकार को लेकर के, और मैं आशा करता हूं कि वो जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसके पहले जो समिट होती थी, इन्वेस्टर समिट होती थी, वो 5 स्टार होटलों में बैठ के चले जाते थे। अब जरूर कुछ बांधवगढ़ का जिक्र किया उन्होंने, और भी 1-2 टाइगर रिजर्व का जिक्र किया उन्होंने। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन्वेस्टर आता था, 5 स्टार होटलों में बैठ के चला जाता था। अब मोहन सरकार जो कुछ कर रही है, इससे हम कुछ उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन अभी तक का जो हाल हमने देखा है, उसको लेकर के स्पष्टता से ये कहा जा सकता है कि कहीं कुछ नहीं है। और मुझे तो मुश्ताक अहमद यूसुफी की 2 बातें याद आ रही हैं, जो उन्होंने कहा था कि कहने और सुनने वाले दोनों लोगों को पता हो कि ये झूठ है, तो झूठ कोई गुनाह नहीं होता है। पहली इन्वेस्टर समिट हमने 2007 में देखी, अक्टूबर में 102 MOU साइन हुए, 26,880 करोड़ रुपए का रोजगार का MOU आया, करोड़ का आया, 25,000 लोगों को रोजगार देने की बात हुई। अक्टूबर 10 में 109 MOU साइन हुए, उसमें 17,311 करोड़ रुपए की बात हुई, 49,750 युवाओं को रोजगार देने की बात हुई। तीसरी इन्वेस्टर मीट अक्टूबर 2012 में हुई, जिसमें 425 MOU साइन हुए, 26,054 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर आना सुनिश्चित हुआ, जिसमें 31,530 युवाओं को रोजगार देने की बात हुई। तमाम इन्वेस्टर मीट है, मैं सारे आंकड़े लेकर के बैठा हूं। आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं, आप बता दीजिए कि कितने उद्योग मध्य प्रदेश में खुले। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 320 बड़ी उद्योग इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं और 26 लाख छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योग काम कर रहे हैं, ये इनके आने के बाद सरकार के। तो देखिए, झूठ साफ समझ में आता है। आप ये बताइए कि आपने 7 इन्वेस्टर मीट कर दी, श्वेत पत्र ले आइए कि कितने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया और कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी। आपके माथे पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माथे पर एक कलंक और है कि आपने सारणी में बिजली की जो यूनिट थी हमारी, उसको ठप कर दिया। आपके ही शासनकाल में ठप हुई ना। कितनी बढ़िया उत्पादन इकाई थी हमारी, बंद होने के कगार पे आ गई। तिलहन संघ को चौपट करने का काम आपकी सरकारों ने किया। सोयाबीन प्लांट बंद हो गए, प्राइवेट हाथों में चले गए। आप नए उद्योग की स्थापना की बात करते, एक श्वेत पत्र तो लाइए, प्रदेश की जनता और देश की जनता को मालूम तो चले कि जो आप हमें दिखाते हैं कि इतने MOU साइन हो गए, इतने MOU साइन हो गए, हमें मालूम तो चले कि किस उद्योग सेक्टर के अंतर्गत कौन सा उद्योग स्थापित हो गया है। लेकिन उसकी बात जवाब ले लेते पंकज, सिर्फ एक सपना दिखाने का काम मध्य प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। प्रशिता जी, ठीक है, पंकज जी जवाब दे दीजिए। देखिए प्रशिता जी, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या करती है, उनकी बुद्धि, उनका विवेक है। और उद्योग और निवेश एक ऐसा विषय जहाँ समयकाल परिस्थिति के आधार पर विषय बदले जाते हैं। आज से 20 साल पहले कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात नहीं सोच सकता था। कोविड के पहले शायद ये संभव नहीं था कि मैं स्टूडियो में न रहकर अपने ऑफिस से आपके कार्यक्रम में लाइव जुड़ूं, पर आज संभव है। और लगभग 90% डिबेट देश भर में टीवी डिबेट जो मीडिया और राजनेताओं के बीच किसी प्रकार हो रही, ये समयकाल परिस्थिति का परिवर्तन है। अब हम ये कहें कि उस समय जो स्टूडियो बुलाकर डिबेट करते थे वो गलत तरीका था या महंगा था, तो ये उसी प्रकार की बातचीत कांग्रेस पार्टी करती है। मैं तो 2-3 चीजें फिगर आपके सामने रखता हूँ जो दिखाएंगे कि बीजेपी की सरकारें काम करती हैं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई क्योंकि लास्ट बड़ी सरकार कांग्रेस की वही थी, फिर तो बंटाधार के बाद भ्रष्टाचार, कमलनाथ जी की सरकार आई, चली गई। तो उस समय मध्य प्रदेश का बजट था 33,000 करोड़ रुपए का, मात्र 33,000 करोड़ का। और कर्जा उस बजट का था 32% कर्जा उस बजट के हिसाब से मध्य प्रदेश पे था। आज मध्य प्रदेश का बजट है 4,00,000 करोड़ का। तो 33,000 करोड़ का बजट यदि बढ़कर 4,00,000 करोड़ जाए, वो मध्य प्रदेश जिसकी स्थिति आज के कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के समान या कर्नाटक के समान या तेलंगाना के समान थी, कि जहां मुख्यमंत्री सुक्खू के समोसे किसने चुरा लिए इसकी जांच की जाती है, विधायक मंत्रियों के वेतन भत्ते नहीं बांटे जाते,
कर्नाटक में डीके शिवकुमार कहते हैं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, और हमने ये मध्य प्रदेश में भी देखा कि धर्मेंद्र जी सहमत होंगे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनका एक डायलॉग था, मामा खजाना खाली कर गया। वो हमारे आदरणीय शिवराज जी के लिए कहते थे कि उन्होंने खजाना खाली कर दिया। योग से शिवराज जी दोबारा सीएम बने, उसी खजाने से विकास द्रुत गति और अपार गति के साथ चला। आज मध्य प्रदेश में बीमारू से विकसित राज्य की यात्रा तय करी। वो प्रति व्यक्ति आय जो 11,000 रुपए होती थी, मात्र 11,000 रुपए, आज है 1,40,000 रुपए। और इसको मध्य प्रदेश की भाजपा का इस बार का संकल्प पत्र 2023 का 28 तक डबल कर रहे हैं, यानी लगभग 2,88,000 रुपए। मध्य प्रदेश के इस बजट को 4,00,000 करोड़ से डबल लेकर जाना है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होगा वह स्वरोजगार और रोजगार, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी बीजेपी काम कर रही है। और ये केंद्र के स्तर से ऐसी मंशा है कि रोजगार यानी नौकरी नहीं, रोजगार यानी खुद का रोजगार और 4, 5, 10 लोगों को नौकरी देने की प्रवृत्ति। इसीलिए मध्य प्रदेश को, जैसा आप ही ने उल्लेख किया, कि उद्योग वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साधुवाद के पात्र हैं, जो धर्मेंद्र जी भी उल्लेख कर रहे थे कि एक स्थान पर समिट नहीं, 7वीं रीजनल समिट है। मध्य प्रदेश के हर अंचल में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। वहां काम पर्याप्त नहीं लगा तो देश भर में उन बड़े बड़े राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, और दूसरे बड़े राज्य हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो, वहां के उद्योगपतियों से मिलकर आए और उनको बताया कि आइए मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री जी इंग्लैंड के और जर्मनी के दौरे पर गए। जर्मनी में वहां के उद्योग को वहां से बैठे बैठे ऑन स्पॉट जमीन की लीज अलॉट करके कागज हाथ में किए, लीजिए आप कागज, आइए मध्य प्रदेश में। और ये सब कब हमको आकार साकार दिखे तुषिता जी? जब भोपाल में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। मुख्यमंत्री जी उसी के लिए अभी फिर दौरे पर जा रहे हैं, ताकि न केवल मध्य प्रदेश के हर अंचल से, देश के हर उद्योग के संभावित क्षेत्र से और विदेश से हम उद्योग लेकर आए। और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प पत्र है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय डबल, मध्य प्रदेश का बजट डबल। आज इस मध्य प्रदेश में भी हमारे मित्र बात करते सारणी के प्लांट की, हमारे पास 2 सोलर फ्लोटिंग प्लांट हैं, सबसे बड़े बड़े एशिया के। रीवा का सबसे बड़ा एशिया का सौर ऊर्जा का प्लांट हमारे पास है। आज दिल्ली की मेट्रो को मध्य प्रदेश की तरफ से बिजली मिलती है। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश में, जबकि विभाजन के बाद जब छत्तीसगढ़ बना प्रचिता जी, तो बहुत सारे हमारे जो पावर के प्लांट थे छत्तीसगढ़ चले गए। बहुत सारी खनिज संपदा, वन संपदा। पंकज जी की नीति बहुत अच्छी है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, हर रीजन की स्थिति को समझकर फिर उद्योगपति निवेश कर रहे हैं, लेकिन ये जो दावा सरकार कर रही है धरातल पर कितना उतार पाएगी, ये भी एक सवाल है। जितेंद्र जी ने जो सवाल किया कि पिछले जो इन्वेस्टर समिट्स हुए थे उनका क्या रिजल्ट निकला, उनका क्या आउटपुट निकला, जो इसके लिए इस पर भरोसा किया जाए। सामूहिक उत्तर दिया प्रशिता। यदि आपकी प्रति व्यक्ति आय 11,000 से बढ़कर 1,40,000 हो जाए, यदि आपका 33,000 करोड़ का बजट बढ़कर 4,00,000 करोड़ का बजट हो जाए, यदि मध्य प्रदेश बीमारू से विकसित राज्य के रूप में आ जाए, यदि मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, सब सुविधाएं अपार बम्पर हो। 6 मेडिकल कॉलेज थे 2003 तक मध्य प्रदेश में, आज 36 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। और आने वाले 4-5 वर्षों में मध्य प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। अब समझने में किस चीज की ओर इशारा कर रहा हूँ कि लगभग 50 साल के शासन में 6 मेडिकल कॉलेज मात्र, और ये 20-22 साल के 25 साल का सेवा काल जो बीजेपी को मिलेगा उसमें उससे 5 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज। आप इस रोड की बात कर लीजिए, आप चलिए मध्य प्रदेश के किसी गांव, किसी देहात में कहीं कोई इक्का दुक्का, कहीं यदि निर्माण का विषय हो तो अलग बात है, तो चलिए मध्य प्रदेश में, देश में सारी बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश की बिजली की स्थिति हमने देखी है। मैं उस समय विद्यार्थी जीवन में था, रात को 4 बजे लाइट जा रही है, शाम को 7 बजे लाइट जा रही है। क्यों? दिग्विजय सिंह जी बिजली नहीं दे पा रहे, भाई पावर कट कर रहे हैं। तनख्वाह नहीं बढ़ती थी कर्मचारियों की, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता था, सड़कें होती थी, गड्ढे होते थे। 2003 में हमारा भाजपा का सबसे बड़ा आंदोलन था, उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी उस समय, कि भोपाल से सागर, धर्मेंद्र जी गवाह बात के, कि भोपाल से सागर तक की यात्रा 3 घंटे पूरी करके ऐसी रोड बनाएंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार में आई है। तो हम जिन मुद्दों पर आए, तो आप बजट बढ़ने की बात करते तो फिर कर्ज को लेकर सवाल उठाएंगे ना जितेंद्र जी? देता हूं उत्तर, उसका भी उत्तर देता हूँ। कर्ज की प्रचिता जी सीमा होती है। आज मध्य प्रदेश की जीएसडीपी है 15 लाख करोड़ की जीएसडीपी है, 4 लाख करोड़ का बजट और सकल घरेलू उत्पाद 15 लाख करोड़ का, उसका 3.5% हम कर्ज ले सकते हैं। उस कर्ज के आधार पर मध्य प्रदेश 31 मार्च 2025, सुन लीजिए पूरा, 2 मिनट आपने पूछा है तो, 31 मार्च 2025 तक 65,000 करोड़ का कर्जा ले सकता है। अभी कितना लिया हमने? 40,000 करोड़ का।
2 महीने शेष है और 25,000 करोड़ की हमारी कर्ज देने की पात्रता भारत सरकार आरबीआई के नियम के आधार पर है। हमने कोई ओवरड्राफ्ट नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री के समोसे कितने खाली इसकी खोज नहीं होती। हमारे मुख्यमंत्री कभी ये नहीं कहते खजाना खाली है। हमारे मुख्यमंत्री कभी ये नहीं कहते का विकास नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इसी विधानसभा में कहा, मतलब 2 मिनट और, इसी विधानसभा में कहा कि बजट की कमी नहीं है। हाँ। और ये आरटीआई के जमाने में श्वेत पत्र की बात करते हैं। अरे हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, सब जानकारी खुली है, ले लीजिए, किसने रोका है। ठीक है, अब जितेंद्र जी, मैग्निफिसेंट एमपी की बात कांग्रेस सरकार ने भी की थी, फिर क्यों आपको नहीं भरोसा हो पा रहा है? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि आपका तरीका गलत है, आपकी नीति गलत है। आपको अपने संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। कर्ज लेके अगर सरकार चलेगी तो आपने देखा उसका क्या हाल हुआ है। प्रशिता जी, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़े, वो प्रदेश के लोग, सरकार के लोग अगर ये कहे कि प्रदेश उन्नति कर रहा है और हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी, तो उसका आईना तो उनके सामने रखा है कि आपको भुखमरी, हंगर डेथ कभी नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर भुखमरी से मौत होती है, वो आपको आईना दिखा रही है कि आपकी सरकार कहाँ जा रही है। इस देश में अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़े तो आपके आंकड़े धोखे, आपके दावे कागजी हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इन्वेस्टर मीट आने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार बंद हो। 1 रुपया दिए बिना फाइल नहीं सरकती है। कौन सा इन्वेस्टर अपने पैसे लगा देगा? आप ये बताइए। ये जनता को धोखाधड़ी करना बंद कीजिए और झूठे सपने दिखाना बंद कीजिए। आपने किस इन्वेस्टर का पैसा यहाँ लगवाया, बताइए। मैं तो 7 इन्वेस्टर पर सवाल पूछ रहा हूँ। एक श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं बता देते कि मंडीदीप में इतनी उद्योग इकाइयां स्थापित हो चुकी है, मालनपुर में इतनी और पीतमपुर में इतनी? देखिए, सवाल इस बात का है कि आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलता है। मुझे ये बताइए, शिक्षा के क्या हाल है? आपके सरकारी आंकड़े कहते हैं 28,000 स्कूल इस प्रदेश में बंद हो गए। आपका अस्पताल ऐसे है जहां डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, और बिल्डिंग है तो डॉक्टर नहीं। नर्सिंग कॉलेज आपने खोल दिए एक एक कमरे के, और आप मेडिकल कॉलेज की गिनती करा रहे हैं। कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए? आप ये बताइए, एक एक कमरे में परमिशन दी कि नहीं दी? नर्सिंग में घोटाला सामने आया कि नहीं आया? अरबों रुपए का भ्रष्टाचार दिखाई दिया कि नहीं दिया? आपकी सरकार में मंत्री क्या छापा डालो तो करोड़ों रुपए निकल रहे, चपरासी का छापा डालो करोड़ों रुपए निकल रहे। ये 52 किलो सौदा, 2.5 क्विंटल चांदी, करोड़ों रुपए की राशि, ये कोई आपने जेब से कमाई है क्या? ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा इस सरकार के जवाब देंगे जितेंद्र जी, कौन से मंत्री का छापा डाला, कहाँ? लेकिन जब झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे तो मैं बोलने का मजबूर हो गया। पहलवान जी ने आपकी बोल कि 5 स्टार बैंकों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो सरकार ने नवाचार किया जितेंद्र जी, उसको लेकर कहा कि क्षेत्र में पहुंच कर निवेशक उद्योगपति ये समझ रहा है कि कहाँ उसे निवेश करना है, कहाँ उसका पैसा या फिर उसका रास्ता क्लियर कर रही है सरकार। प्रशिता जी, ये तो मध्य प्रदेश के विकास के विरोधी प्रशिता, इनको मध्य प्रदेश के विकास, उत्थान, आम आदमी की तरक्की से पीड़ा है। जहाँ मध्य प्रदेश का विकास होगा इनको दर्द होगा। ये मध्य प्रदेश के हर विकास में बाधा डालेंगे। जब भी हम विकास की बात करेंगे ये बाधा उत्पन्न करेंगे। इनका काम है बाधा डालना। इनको आम आदमी के हित से पीड़ा होती है। समस्या क्या है जितेंद्र जी? ये निवेश नीति समझ नहीं आ रही है आपको, या सीएम के दौरे समझ नहीं आ रहे, जो दावा सरकार कर रही है कितने लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं और उन पर काम भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है? इस सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही, इस सरकार के दावे समझ में नहीं आ रहे। श्वेत पत्र क्यों जारी नहीं करते? इनसे पूछिए कि मंडीदीप में कितने उद्योग बता तो दीजिए कि धरातल पर कहाँ उतरा है। ऊपर काम कर रही सरकार, जहां समझ नहीं सकते ये। इनको समझ आता है भ्रष्टाचार, इनको समझ आता है तुष्टीकरण, इनको समझ आता है परिवारवाद, इनको समझ आता है गांधी परिवार की चापलूसी, इनको विकास ना समझ आएगा। रख दिया अरे जिनके राज्य में मुख्यमंत्री के समोसे चोरी हो गए। ठीक है, रुक जाइए धर्मेंद्र जी, रुक करूंगी। चर्चा निवेश नीति को लेकर भी हो रही है जिस तरह से, क्योंकि कई बदलाव किए निवेश नीति में, उसके बाद सरकार ने कदम आगे बढ़ाया। कितनी अलग निवेश नीति अब मध्य प्रदेश की समझ में आ रही है, क्योंकि निश्चित ही भरपूर संसाधनों से लेस है हमारा मध्य प्रदेश, हर चीज उपलब्ध है, लेकिन अब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पीछे रहा है। हमारे आसपास पड़ोसी राज्यों की स्थिति देखिए, हमारे साथ शायद वो भी बीमारू राज्य में आते थे, लेकिन आज इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कई ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अभी भी शुरुआत ही कर रहा है।
इट्स अ बेसिक स्टेप जो आप उठा रहे हैं कि अभी उद्योगपतियों को हम बुला रहे हैं कि आप निवेश करिए, वो निवेश करेंगे, फिर कुछ यहाँ पर स्थापित होगा, फिर रोजगार सृजित होगा, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि जब कोई भी बड़ा उद्योग स्थापित होता है तो उसमें समय लगता है। आप देखिए गुजरात में 2003-4 में या 5 में नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की थी, वहाँ रतन टाटा जी और अंबानी जी पूछे और उन्होंने वहाँ पर जो निवेश किया उसके नतीजे 10-15 साल बाद आए। कोई भी बड़ा उद्योग एक दिन में नहीं लगता है। मौजूदा सरकार या पिछली सरकार या उससे पिछली सरकार, किसी भी दल की सरकार हो, उन्होंने जो प्रयास किए, देखिए कमलनाथ जी बहुत दूरदृष्टि वाले नेता हैं, केंद्र में कई लंबे समय तक मंत्री रहे, उन्होंने भी किया, लेकिन उनकी सरकार नहीं चल पाई। अब जैसे मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके नतीजे एक दिन में नहीं आएंगे। बिल्कुल। या शिवराज जी ने जो कोशिशें की थी उसके नतीजे अब आना शुरू हुए हैं, उसको मोहन यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमको मतलब कम से कम विपक्ष को 2-3 साल इंतजार करना चाहिए। आप चुनावी साल में या चुनाव के 1 साल पहले या 1.5 साल पहले तब आप सवाल उठाइए कि आपने इतना पैसा दौरों पर, आपने इतना पैसा इन्वेस्टर्स मीट पर खर्चा किया और इससे इतना निवेश आया, इतने उद्योग नहीं लगे। अभी जब शुरुआत हो रही है, एक मुख्यमंत्री को अभी सिर्फ 1 साल पूरा हुआ, उसमें भी उन्होंने 6 महीने पहले जो प्रयास किए हैं उसके नतीजे आने दीजिए। थोड़ा राजनीति में धैर्य की जरूरत होती है और फिर जब आपके पास पर्याप्त समय होगा जनता के पास जाने का, विधानसभा में प्रश्न उठाने का, तो आप किसी व्यक्ति को काम करने का पहले मौके दीजिए और बहुत सकारात्मक रूप से। जब दुनिया के लोग मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में बहुत सकारात्मक माहौल है। ये मध्य प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश के बारे में बहुत पॉजिटिव बात करे, वो प्रेस हो, वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो आम नागरिक हो, क्योंकि जब भी मध्य प्रदेश में कोई उद्योग आएगा तो उसका फायदा मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को मिलेगा। तो विकास की जिम्मेदारी तो हर नागरिक की होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो या फिर आमजन हो। समय की कमी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित ही सरकार प्रयास कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में उद्योगपतियों को बुला रही है, निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई समस्या नहीं है, जो भी सुविधाएं होंगी वो सरकार उपलब्ध कराएगी और तैयार है मध्य प्रदेश इस चीज के लिए। इंतजार करना होगा कि ये धरातल पर कब तक चीजें आएंगी, क्या आउटपुट इसका निकलेगा। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।